हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, अभ्यास सीरीज, जिसमें हम डे 8 तक प्रश्न करा चुके हैं। आज डे 9 का प्रश्न है मेंस पे। मैंने आपको शायद बताया ही था कि मंडे टू फ्राइडे हम जो है मेंस पर काम करेंगे और 2 डेज जो है किस पे काम करेंगे, मतलब सैटरडे और संडे हम काम करेंगे पीटी पे। क्योंकि अगर आपको पीटी ही नहीं निकलेगा तो ये मेंस की जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो ये व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हमें पीटी पे फोकस रहना है, जिसपे हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे कल। एक तो पीवाईक्यू का, कि आप एक नज़र में पीवाईक्यू को देखते हुए चलो तो आप जो भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आपकी पढ़ने की जो रणनीति है वो चेंज हो जाएगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक, क्योंकि इस एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि हमें क्या छोड़ना है। पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन समय की सीमा भी तो होती है। तो इसलिए हम जो है उस पर काम कर रहे हैं कि आपको पीवाईक्यू इस नज़र से दिखा दें, मतलब इस तरह समझा दें कि आप जो भी सिलेबस के चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो और आप उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दे सकें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक, और इसमें हम जो है मेंस पे आपको पता ही है कि एक हम अभ्यास सीरीज जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये अभ्यास सीरीज का हिस्सा है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और इसी को इंग्लिश में प्रैक्टिस बोल देते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस नाम से एक और प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें हम प्रैक्टिस के लिए अलग से जो है टेस्ट सीरीज है उससे मैं क्वेश्चन निकाल करके आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक, तो प्रैक्टिस सीरीज से भी एक प्रश्न आ जाएगा और कल से हम कोशिश करेंगे कि इसको 9 बजे तक अपलोड कर दें। ठीक, तो हम कोशिश रहेगी मैं रात में ही बना करके और 9 बजे का टाइमर लगा दूंगा, तो आप 9 बजे आप उसको देख सकते हो। क्योंकि मैं थोड़ा सा रात में ज़्यादा काम करता हूँ तो थोड़ा लेट उठता हूँ, तो इसलिए जो है देर हो जाती है। ठीक, और मेंटरशिप पे भी काम करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रणनीति का हिस्सा सर्वप्रथम सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो जीएस सेकंड पेपर जो है उसको आप, उसका सिलेबस आप ओपन कर लीजिए, उसको देखिए। पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक, उसको आप देखिए। फिर उसके बाद जैसे आप आओगे उसमें 11 नंबर टॉपिक, जिसमें हम गैर सरकारी संगठन की बात कर रहे हैं। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। आप प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है। मुख्य बाध्यताओं मतलब संदेहों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि क्या क्या इसमें संदेह हो सकते हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, उसको जो है हमें बताना है। ठीक, तो ये शब्दावलियों को हेर फेर करता रहता है। तो आप जब भी ऐसे हिंदी के प्रश्न देखो तो इंग्लिश के जरूर प्रश्न को जरूर पढ़ लो। ठीक, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलेबस पे जाते हैं। तो यहाँ आपने सिलेबस पढ़ लिया, तो यहाँ पर देखिए शासन की पारदर्शिता, क्योंकि आप जब उसको एनजीओ में सुधार करोगे तो किस बिहार पे करोगे, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हमने पिछला जो प्रश्न चर्चा किया था FCRA अधिनियम, जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, उसका गलत यूज ना हो जाए। एनजीओ के नाम से हम बनाए हैं, पर्यावरण के नाम से एनजीओ, और काम कर रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों के लिए, तो इस पर रोक होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो है ये उस समय जो है काफी चर्चा में विषय था, तो उस समय का करंट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वर्तमान मुद्दे में इसको लेकर के आए। ठीक, तो यहाँ पर आप शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ठीक, कि ये चीज सिलेबस से हम इतर ना हो जाएं, हट ना जाएं, इसका भी ध्यान हमें रखना। तो इसलिए बार बार सिलेबस को पढ़ना है। मैं बार बार कोशिश करूंगा कि आपको सिलेबस दिखाऊं, समझाऊं। ठीक, तो अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी। अब देखिए प्रश्नों को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आप प्रश्नों को सर्वप्रथम प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। प्रश्न आप समझ गए तो आंसर लिखना आपके दाहिने हाथ का काम हो जाएगा। तो प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न की डिमांड क्या है। आप सही डिमांड में ही प्रश्न को लिख करके आगे, भले 1-2 पॉइंट आपके छूट गए, लेकिन आप सही डायरेक्शन में प्रश्नों को लिखा है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या, पहले तो हम इसकी डिमांड समझेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित पहले कथन बोल रहा है, एक बात बता रहा है, एक वाक्य में यूपीएससी की एक मतलब बहुत बड़ी एक तरीके से हम मान सकते हैं कि यूपीएससी लोगों को गुमराह करने के लिए, बच्चों को गुमराह करने के लिए पहले कथन में पूरी बात कह देगा, फिर उसके बाद पूछता है। ऐसे पीटी में भी करता है। तो पहले हम उसको समझेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में जो गैर सरकारी संगठन हैं उनकी भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है। तो पहले क्या हम करेंगे, पहले तो हम सबसे पहले इसको जो लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर्यावरण को बताएंगे कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण संरक्षण, या सीधे एनजीओ को बता दो, पर्यावरण संरक्षण संबंधित एनजीओ को घुमा करके। ठीक, फिर उसको बताओ कि उसकी जो गैर एनजीओ हैं
उसको मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो हम मेन बॉडी में क्या बताएंगे, मेन बॉडी में मजबूत करने के प्रयास, मजबूत कैसे हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, मुख्य बाध्यताओं, उसके संदेहों को बताएंगे कि उसके संदेह क्या है, क्या हो सकते हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पर खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको बताएंगे। फिर उसके बाद सीधे छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये आपका जो है तरीका होना चाहिए लिखने का, ठीक है। आप लोग कोशिश करोगे, मुझसे भी बेहतर लिख लोगे। मैं तो बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करोगे, बहुत सारे आप, क्योंकि दिन भर वही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो, तो आप मुझसे बेहतर लिख सकते हो। मैं तो कुछ और पढ़ता रहता हूँ, बस क्वेश्चन ले आता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ कि हाँ यार इससे संबंधित है, एक आध पॉइंट इधर उधर से देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पॉइंट छूट जाए। क्योंकि ये एक मॉडल उत्तर है, मतलब है तो PYQ, लेकिन मॉडल उत्तर में बना के दे रहा हूँ कि इस तरह के अगर प्रश्न आ जाए तो कम से कम भूमिका तो आप यूज कर लो, निष्कर्ष तो आप यूज कर लो। इस तरह से मैं बना के दे रहा हूँ। कंटेंट ऐसा हो कि वर्तमान उसकी मतलब प्रासंगिकता बनी रहे, कि आज भी अगर प्रश्न पूछ ले इस तरह का तो उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक। तो आगे देखते हैं कि मैंने देखो इसको कैसे लिखे। 21वीं सदी में पर्यावरण क्षरण एक गंभीर मुद्दा है जिसके समाधान के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक। मैंने इतना ही सही लिख दिया क्योंकि मुझे ज्यादा इसके बारे में नहीं पता। मैं आपको अपनी जगह रख करके बता रहा हूँ कि मान लो कि आपको हर तक 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। अब 20 क्वेश्चन में सबकी भूमिका आपको अच्छे से नहीं पता होगी, तो कुछ भूमिकाएं इस तरह से भी लिखी जा सकती है। तो जल्दी में आपने दिमाग लगाया कि यार इस पर कोई कंटेंट या कोई रिपोर्ट मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से एक भूमिका, तो इसको क्या करना है कि पर्यावरण संबंधित कोई भी मुद्दा GS सेकंड में या GS थर्ड में आए तो आपको इस तरह से जो है बना के लिखना है। तो ये GS सेकंड में ज्यादा लिख सकते हो क्योंकि गैर सरकारी संगठन है, तो इसको याद करके रख लो कि अगर पर्यावरण संबंधित कोई प्रश्न GS सेकंड पेपर में आ जाए तो हमको इस तरह से घुमा के लिखना है। अब यहाँ पर गैर सरकारी संगठन है, आप यहाँ शासन की पारदर्शिता, जवाबदेहिता, E-गवर्नेंस इस तरह से जोड़ करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से लिख लोगे, ठीक। तो भूमिका क्या हो जाती है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर मैंने इसको बताया कि इसकी जो मजबूत करने के लिए उपाय थे, इसको पहले से थोड़ा सा लिखा कि ये संगठन जमीनी स्तर पर जन जागरूकता, तकनीकी नवाचार, सामुदायिक भागीदारी और संसाधनों का समन्वय कर पर्यावरण समस्याओं का समाधान करने में योगदान देते हैं। इनकी भूमिका को निम्न उपायों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। तुरंत यहां आ जाओ। तो पहला मैंने लिखा पारदर्शिता, जवाबदेही। देखिए ये शब्द मैंने बिल्कुल रट लिए, आपको भी बिल्कुल दिमाग में रख लेना चाहिए। जैसे नीति, सहभागिता, क्षमता निर्माण, ये इस तरह के शब्द आपको दिमाग में रखने, क्योंकि यही को घुमा घुमा के लिखना है और यही प्रश्न में भी पूछता है, यही सिलेबस में भी लिखा है। जब आप इस तरह के सिलेबस के शब्दों को, प्रश्नों के शब्दों को PYQ से ढूंढ ढूंढ करके लिख कर के अपने पास रख लोगे तो ये प्रश्न को घुमा घुमा दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार इसने गवर्नेंस पढ़ा है। तो जिस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसके शब्दावली 2-3 उसमें खोज दो। तो पारदर्शिता, जवाबदेही में क्या होगा, डिजिटल रिपोर्टिंग। रिपोर्ट को ऐसा ना हो कि आपको हर बार जो है किस जहां पर उसका जो मुख्यालय वहां पर जमा करना जाना पड़े। NGO का कोई आपने मुख्यालय बना रखा है तो आपको जाना पड़े, इसकी डिजिटल रिपोर्टिंग हो जाए, डिजिटल रूप से दे दिया जाए, सामाजिक ऑडिटिंग हो जाए, अंकेक्षण हो जाए आदि के माध्यम से। मैंने 2 ही उदाहरण लिए। फिर नीति सहभागिता में क्या है, पर्यावरण नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जैसे आपने क्या किया कि कोई सरकार नीति बना रही है तो उसके लिए NGO को बुलाया जाए, क्योंकि NGO क्या होता है, जमीनी स्तर पर काम कर रहे होते हैं। जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं तो उनसे जमीनी मतलब कि ग्रास रूट लेवल तक की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि नीतियों का अनुपालन, नीतियों को अगर आप बना करके उसको आप क्रियान्वित कर दोगे, लागू कर दोगे, तो हो सकता है कि जमीनी स्तर पर उसके नुकसान भी हमको उठाने पड़ जाए। तो हमको यह भी ध्यान रखना है कि हमको जमीनी स्तर पर इसका अमल करने पर क्या फायदा मिलेगा, ठीक। फिर इसका क्षमता निर्माण में क्या होगा, तकनीकी मार्गदर्शन सरकार को देना चाहिए। तकनीकी मार्गदर्शन के लिए शोध सहयोग में बढ़ावा देने के, मान लो कि सरकार कोई शोध सहयोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है तो उसमें जो है NGOs को फायदा ले सकते हैं। प्रशिक्षण दे सकते हो, प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर इनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। किनको, NGOs की। NGOs को मजबूत करने के लिए भाई तकनीकी मार्गदर्शन दे दिया जाए कि कोई जो है मान लो IIT है, IIT में जो है कोई ऐसा कार्यक्रम चला दिया है जो पर्यावरण संबंधित हो और NGOs को बुला करके जो है उस पर काम करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक। आप देखते हो जो किसान विज्ञान केंद्र होते हैं, ये आपके KVK, ये क्या है कि बहुत सारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर होते हैं, तो वहां पर भी इसका फायदा मिल जाता है, ठीक। तो प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर इनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है कि ये सही तरीके से सही दिशा में काम करें, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, कर में छूट,
भाई टैक्स में छूट दे दो, उनको वित्तीय सहायता दे दो, तभी तो काम करेंगे। भाई बहुत से एनजीओ हैं जो फंडिंग के भूखे होते हैं, मतलब उनको फंड ही नहीं मिलता तो वो कार्य नहीं कर पाते। तो सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एनजीओ को परियोजना आधारित अनुदान जैसे CSR फंडिंग और कर में छूट प्रदान करें, जिससे दीर्घकालिक परियोजना चलाने में मदद मिलेगी। ठीक, FCRA भी इसमें एक सहायक सिद्ध हो सकता है। जो हमने पिछली बार पढ़ा, विदेशी विधायी अधिनियम नहीं पढ़ा था, रेगुलेशन अधिनियम जो था, उसमें क्या था कि विदेश से जो फंडिंग आ रही उसकी निगरानी हो जाए, सही दिशा में अगर वो मिल रहा हो तो एनजीओ को आराम से दिया जा सकता है। बस ये हो रहा था कि इसमें प्रश्न जो पूछा था वो FCRA की खामियों के बारे में पूछा था। हम FCRA को अगर सही तरीके से अमल में ला करके एनजीओ को फायदा दिलवा सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने कोष्टक में ये बात रख दी कि अगर एग्जामिनर होगा तो समझ जाएगा FCRA अधिनियम। अब देखिए पिछली बार हमने FCRA अधिनियम पढ़ा, यहाँ पर मैंने इसको खोज दिया। तो ये आपको अपना ध्यान रखना है कि FCRA अधिनियम को भी यहाँ पर दिमाग से अंदर डाल देना है। ठीक, फिर महत्वपूर्ण बाध्यताएं या संदेह क्या हो सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, दुरुपयोग और निगरानी का अभाव है। ठीक, यहाँ पर देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार, भाई एनजीओ बना किसी और काम के लिए और काम कुछ और कर रहा है। ठीक, बना पर्यावरण के लिए और कर रहा है खुफिया तंत्र का काम, और बाहर से फंडिंग भी ले रहा है। फिर जनता में पर्यावरण जागरूकता की कमी, लोगों के अंदर पर्यावरण जागरूकता की कमी है, तो ये कहीं ना कहीं एनजीओ वहां पर बाध्यताएं हैं। भाई वहां पर कमियां हैं तो एनजीओ उसका फायदा उठाने के लिए, एनजीओ उसको जागरूकता फैलाने के लिए कमी, मतलब एनजीओ ठीक से काम नहीं कर पा रहे। कुल मिला के बात ये है। ठीक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में कमी, वही ऊपर जो पॉइंट थे उसी को मैंने नीचे डाल दिया। ठीक, फिर अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, वही राजनीतिक हस्तक्षेप और नियामक जटिलताएं, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक से नहीं हो पा रहा है और रेगुलेशन भी इसका नहीं हो पा रहा है। अब हमने छोटा सा निष्कर्ष डाल दिया। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण या पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, किंतु इसके लिए उचित कार्यप्रणाली और कुशल निकाय की आवश्यकता है। वही की बात तो पूरे जो प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि मजबूत करने के लिए और उसके संदेहों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते। तो हमने यही कहा कि कुशल निकाय की आवश्यकता है। उचित कार्यप्रणाली अगर हो और कुशल निकाय हो तो आराम से वो जो है काम कर सकता है। तो हमको यही सब चीजें लिखनी है। उत्तर लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आराम से उत्तर लिख सकते हो। तो 2015 का एक प्रश्न और है, ये प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। जो सत्यम कलंक पूर्ण कार्य, मतलब जो सत्यम स्कैंडल, इंग्लिश में भी देख लिया करो। अब हिंदी में कलंक पूर्ण कार्य आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो सत्यम घोटाला 2009 में हुआ था तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या प्रकाश में कारपोरेट शासन, अब हमारे जो है सिलेबस का हिस्सा है, कारपोरेट शासन में पारदर्शिता, सिलेबस में आप जाओगे तो एथिक्स में भी आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। फिर शासन में पारदर्शिता जब आप देखिए, अब आपको ये रट जाना चाहिए दिमाग में, को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में भी इन द लाइट ऑफ सत्यम स्कैंडल 2009 डिस्कस द चेंजेस ब्रॉट इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक, इसको ध्यान रखना है। इसको जो है कल लिख के देना। मैं वैसे इसको कल बहुत जल्दी ही अपलोड करवा दूंगा। ठीक, अब इसके बाद जो है प्रैक्टिस पे प्रश्न लेकर के आऊंगा। थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि मेंटरशिप के लिए मुझे निकलना है, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करके मैं निकलूं, तभी मैं इसको जो है छोड़ नहीं रहा था। ठीक है, तो मंडे से फ्राइडे तक हमारा क्या काम रहेगा, मेंस, और 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस पे काम करेंगे पीटी के लिए। ठीक, सैटरडे और संडे, क्योंकि पीटी भी आपका न छूटे, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग मेहनत अभी से करते रहोगे तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। प्रीलिम्स की चिंता मत करिए। 2025 से लेकर के 1989 तक के जितने भी पेपर हैं मैं सब कंप्लीट करा दूंगा विद डिटेल्ड, मतलब बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करके दूंगा। अभी क्या है कि पीवाईक्यू आपको पीटी के इसलिए वैसे दे रहा हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में हो कि मुझे ये चीज छोड़नी नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए हम उसको लेकर के आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू देख करके केवल आपकी तैयारी की दिशा तय की जा रही है, सिलेबस और पीवाईक्यू। सिलेबस भी आप देखते रहिए, पीवाईक्यू भी देखते रहिए। तो यहीं तक रखते हैं।